इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 30 मई 1987 की है। टाइम जो है इनका 11:30 AM है और यूपी की टाइमिंग है। और ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगी, इतना मैंने आपको बता दिया। तो इस कुंडली को जब मैंने देखा तो इस कुंडली में 2-3 कॉम्बो मुझे काफ़ी खतरनाक से लगे। जैसे इस कुंडली में जो है मून जो है सैटर्न के साथ है। हालांकि इस कुंडली के जो है लग्न कुंडली की बात करूं तो लग्न कुंडली में इनका सैटर्न 4th हाउस में प्लेस्ड है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो भी सुनेंगी या मैं हमको बाद में सुनती हैं तो वो अपना याद रखेंगी कि जब भी सैटर्न 4th हाउस में होता है, जैसे मैंने पहले भी अपने सेशन में जो शनि के प्लेसमेंट वाला बताया था वहाँ पर मैंने सैटर्न 4th हाउस का ही बताया था कि सैटर्न 4th हाउस को बोला जाता है कि कूली होता है। हालांकि इनका सैटर्न वक्री है तो हो सकता है 3rd हाउस के भी रिजल्ट दे 4th हाउस के, इसलिए जब जातक को हम सामने बैठाते हैं तब हमें क्लियर कट पता चल पाता है। लेकिन अगर मैं 4th हाउस में मानकर चलती हूँ तो ऐसे इंसान के साथ क्या होता है, उसको घर का में वो सुख नहीं मिल पाता जो सुख मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सैटर्न जहाँ बैठता है उस हाउस के प्रति आपको हद से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भर देता है। तो ये अगर चूंकि फीमेल का चार्ट है तो पक्का सी बात है कि आपको अपनी मदर के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपकी मदर इन लॉ के लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ है तो वहाँ से वो चीज़ है। दूसरी बात है कि यहीं से मैं चूँकि आप लोग के सामने ही इस लाइव कुंडली को देखूँगी, अभी मैंने बहुत ज़्यादा इसको सिर्फ चार्ट बनाकर छोड़ दिया था क्योंकि मैंने सोचा था उनको बताने के लिए, बट सर चूँकि आपने बात करी तो मैं वहीं से कर रही हूँ। तो 4th हाउस का जब सैटर्न है तो 4th हाउस का सैटर्न का मतलब होता है घर का कुली। तो मीन्स आपको अपने घर के सारे काम करने पड़ेंगे, अपनी मदर के लिए सारे काम करने पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे तो 3rd दृष्टि इसकी जो पड़ेगी वो 6th हाउस पर पड़ेगी। तो 6th हाउस होता है रोग ऋण रिपु का घर होता है। तो 4th हाउस अगर अच्छे से बैलेंस नहीं है, क्योंकि वो मन की शांति भी होता है, सैटर्न वहाँ पर बैठ गया है, हर चीज़ में डिले करता रहेगा। आपकी कई लोग बहुत लिथर्जी होते हैं, हर चीज़ डिले करते करते काम करेंगे तो पक्का सा बात है शरीर में रोग का घर हो जाएगा, बहुत सारे दुश्मन भी वजह पैदा होते रहेंगे। तो आप बहुत को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपके अपने घर में जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर आपको सारे काम करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ काम करने पड़ेंगे, मन से करने पड़ेंगे। एक होता है ना कि हम काम करते हैं मन से नहीं करते हैं, तो आपको मन से काम करना पड़ेगा। अगर आप मन से नहीं काम करोगे तो आप बहुत परेशान रहोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अंदर डेवलप होगा तो बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी। तो जितना ज़्यादा खुश रहोगे हर काम को करने में, क्योंकि आप समझो कि उस घर के कुली आप ही हो, उस घर के सर्वेंट आप हो। सैटर्न का मतलब होता है सर्वेंट, सिंपल सी बात है। तो अपनी जो मेंटालिटी, अपने जो एटीट्यूड है उस एटीट्यूड में सैटर्न वाली एटीट्यूड लाइए, मेंटालिटी लाइए, सेवा भाव लाइए। सर्वेंट का मतलब ये नहीं होता है कि खाना पूर्ति, तो आपको मन से काम करना पड़ेगा। तो 6th हाउस है। दूसरी बात है इसकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव को मतलब 10th हाउस को देख रही है। तो और 10th हाउस में आपके सन प्लेस्ड है और वहाँ पर कुछ पंगा करेगी, क्योंकि सैटर्न और सन के जो है पिता पुत्र हैं आपस में, बट उनकी नहीं बनती है। तो वहाँ पर के लिए भी आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। हालांकि सैटर्न की 2 दृष्टियाँ ज़्यादा खतरनाक होती हैं, दैट इज़ 3rd और 10th। तो 3rd दृष्टि आपकी पड़ रही है 6th हाउस पर, बीमारियों का घर पर। तो इसलिए जितना सेवा भाव करेंगे उतना बीमारियों से बचे रहेंगे। फिर 10th दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके लग्न यानी शरीर पर पड़ेगी। तो अगर 4th हाउस के प्रति आपने जिम्मेदारियां नहीं पे करी, माता, भूमि, भवन, वाहन, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, सब सारी आपके पास सब आएंगी। लेकिन अगर नहीं किया तो शरीर का बीमारियों घर आपका शरीर है। और आपकी बहुत सारी ड्यूटी अपने शरीर के प्रति भी बनती है। तो अपना भी बहुत ख्याल रखना है, अपनी मदर का भी ख्याल रखना है, अपने आसपास जहाँ रहते हैं उस सराउंडिंग में भी आपको बहुत सारा काम करना है। ठीक है, अगर मैं 4th हाउस में मानती हूँ। हालांकि वक्री शनि है तो वक्री में हम जस्ट पीछे ले जाते हैं, तो वक्री में 3rd हाउस है तो में जाएगा। तो 3rd हाउस में जाने का मतलब होता है कि आपको अपने भाई बहनों के लिए बहुत करना पड़ेगा। वो 3rd हाउस जो होता है आपके छोटे भाई बहनों का होता है। और ये जो जातिका की कुंडली है ये अपने साथ घर में सबसे बड़े हैं, मोस्ट वाले 1 या 2 नंबर, मतलब इनसे 1-2 छोटे भाई बहन हैं। तो उन जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी आपको करना पड़ेगा। और उस तरीके से अगर मैं काउंट कर दूंगी तो 3rd दृष्टि आपकी 5वें घर पर पड़ेगी। और उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर और साथ में चूँकि 5वां घर सच्चा संतान प्यार का घर होता है तो अपने बच्चों के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर तब 10वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। 12th हाउस होता है आपका नींद का घर होता है। तो इसीलिए अपने प्रति बहुत जिम्मेदार रहिए, मतलब अपनी लाइफस्टाइल जो है उसमें एक सेवा भाव रखिए, तो आपकी ये सारी चीज़ों से भरी रहोगे। तो इसी वजह से हम जातक को सामने बैठाते हैं। हालांकि जो भी इस एज लिमिट के आसपास के लोग आते हैं उनकी मैं लग्न कुंडली और नौमांस दोनों देखती हूँ, क्योंकि कई बार जो पुराने टाइम के लोग हैं जो 40s के आसपास हैं उनकी नौमांस कुंडली से उनकी प्रेडिक्शन ज़्यादा सही बैठती है। जैसे मैंने आप लोग
लोग को पहले बोला है कि लग्न कुंडली, नवमांस कुंडली और आपकी दशा, और इनकी जो दशा है वो सैटर्न की चल रही है, शनि की दशा चल रही है, और शनि की दशा इनकी 2030 तक है। तो इस दशा में भी शनि क्या चाहता है कि भाई सेवक बन जाओ, सेवा करो और मन से सेवा करो, बटरिंग करो, मतलब सेवा भी करो और सामने वाले को बोलो भी अच्छा कि मतलब साहब ने एक काम दिया, काम कर लिया, हाँ जी सर हो गया, और कोई दूसरा काम भी है और उसको प्यार से पूछना है। तो ये एटीट्यूड जो होता है ये होता है सेवा भाव का, तो आपको इस एटीट्यूड के साथ रहना है, ठीक है। अब दूसरा मैंने इनका जब लग्न कुंडली उठाई, हालांकि जब इनकी लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस और 7th हाउस तो खाली हैं, लेकिन जब नवमांस कुंडली उठाती हूँ तो नवमांस कुंडली में लगन में ही केतु है और सप्तम में राहु है। हालांकि मैं जातिका को जानती हूँ, इनकी अरेंज मैरिज हुई है, बट राहु जिनका भी 7th में प्लेस्ड होता है उन लोग के लिए हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप लव मैरिज करिए, अपनी मर्ज़ी से शादी करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ प्रॉब्लम आती है अरेंज मैरिज में, क्योंकि वो अपने हिसाब से नहीं कर पाते, थोड़ा सा अलग टाइप का स्पाउस रहेगा आपसे तो बेहतर होता है, ठीक है। और राहु के साथ मरकरी प्लेस्ड है एंड दैट इज़ नॉट गुड कॉम्बो, बट ओपन प्लेटफॉर्म पर इन चीज़ों के बारे में मैं नहीं बोलूँगी। हाँ 7th हाउस में मरकरी उतना बेटर नहीं होता, बट ये नवमांस में है, लग्न कुंडली में नहीं है। लग्न कुंडली में इनके एक और बहुत अजीब टाइप का योग है, उसको हालांकि कुछ लोग गुरु चांडाल योग कहते हैं। 8th हाउस में राहु और जुपिटर का योग है। 8th हाउस का जुपिटर भी बहुत अच्छा होता है। हाँ जी आप भेज सकते हैं सर, डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस के साथ भेज दीजिए, मैं आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो जुपिटर और राहु है, तो वहाँ पर भी मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कट सी बात बता दूँ इनके लिए। ऐसे इंसान जिन लोग की जुपिटर और राहु कनेक्टेड होते हैं, हालांकि जो पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं वो उनको गुरु चांडाल योग कहते हैं, तो मतलब ऐसे इंसान में बहुत खराबी आती है। अब मैं वहीं से आपको ये बता सकती हूँ कि गुरु चांडाल योग क्या है, खराब क्यों कहते हैं, कि राहु अगर बहुत खराब होगा तो बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर का मतलब जीवा भी होता है, इटसेल्फ आप जो हो वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए अगर लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो उनके लोग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है थोड़ा सा सिक्रेटिव रहना चाहिए, अपने सारे पत्ते को सबके सामने नहीं खोलने देना चाहिए। हालांकि इनका ये कॉम्बो जो है नवमांस कुंडली में भी बन रहा है, लेकिन यस नवमांस कुंडली में भी बन रहा है, बट लग्न कुंडली में डायरेक्ट प्लेस्ड है। तो मैं वहाँ पर सिंपल सी बात कहूँगी, देखो आप इस कॉम्बो को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, आप इस कॉम्बो को बहुत ख़राब तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि आपको अपने राहु को बहुत बैलेंस रखना है। जुपिटर चूँकि जीवा का कारक है, कोई चीज़ दिखती नहीं है, आत्मा के सामने एक भ्रम सा आ जाता है, तो पक्का सी बात है अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और सबसे और अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, जो शायद आपको कम लोग बताएंगे, आप प्राणायाम करिए, क्योंकि जुपिटर जो होता है आपकी सांस का भी कारक होता है। तो जितनी अच्छी आपकी सांस होगी, अनुलोम विलोम जितना बढ़िया करोगे, जितना शोधन के जो भी आसन प्राणायाम है, सॉरी वो जितने शोधन प्राणायाम है, नाड़ी शुद्धि वाले प्राणायाम है, अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी करिए, ओम का उच्चारण करिए, मुद्राएं करिए, मर्म करिए, इस तरह की सारी चीज़ें करेंगे तो आपके सामने जो स्थिति है वो बहुत क्लियर कट रहेगी, तो आप डिसीजन बहुत बढ़िया से लेकर आ पाओगे अपनी ज़िंदगी में। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि जैसे कर्टन डाल दो किसी चीज़ के सामने, कर्टन डाल दिया तो आप तो देख ही नहीं पाओगे, और जुपिटर के सामने इटसेल्फ जीव आपके सामने ही कर्टन पड़ा हुआ है। तो हमारे पदार्थ विज्ञान में हम लोग पढ़ते थे कि सामने कोई चीज़ पड़ जाती है तो आप देख नहीं पाते, इनकी कुंडली में एक ये योग है। बट इसी योग को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जुपिटर हमारा 8th हाउस में प्लेस्ड है। तो 8th हाउस का मतलब ये भी होता है, 8th हाउस का मतलब ससुराल होता है, ठीक है। तो जुपिटर वहाँ पर 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो पक्का सी बात है ज्ञान वगैरह से लोगों की हेल्प वगैरह करने की कोशिश करिए। और राहु है तो वहाँ पर हो सकता है और भी थोड़ी बहुत सेवा भाव भी करना पड़ेगा, और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाएंगे तो ज्ञान बहुत अच्छा आ सकता है, पढ़ना बहुत बढ़िया पड़ेगा और आपके ज्ञान को ये बढ़ा भी देगा, क्योंकि हिडन सीक्रेट्स वगैरह का भी घर है। तो जुपिटर के साथ राहु है, तो आप इस चीज़ को अच्छे पार्ट में यूज़ करिए, जहाँ पर भी आप ये कह सकते हो कि पुराने हिडन सीक्रेट्स वगैरह जो जिस तरह का है उस तरह का नॉलेज में जब आप जाएंगे, ज्ञान खास करके धार्मिक, क्योंकि जुपिटर हमारे धर्म को शो करता है, तो जो पुराने हमारे धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं अगर आप उनमें ज्ञान लेते हो तो फिर आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि राहु वहाँ से कनेक्टेड है। तो जितना ज़्यादा आप पुरानी धार्मिक चीज़ें पढ़ोगे ना, आपकी सोच उतनी अच्छी जाएगी। और थोड़ा सा सीक्रेट हो रही है, मुझे आती 50 चीज़ें, बट मुझे शेयर लोगों से नहीं करनी है, जब ज़रूरत होगी तब बोलूँगा, ऐसे नहीं बताता रहूँगा। ये वाला जो हिसाब किताब है, जब आप ये रखोगे, क्योंकि राहु मांगता है एक सर्टेन डिस्टेंस मांगता है, लोगों से भी मानोगे, क्योंकि जीव आप हो गए और लोग हो गए, तो लोगों से जब सर्टेन डिस्टेंस नहीं रखोगे तो आपकी ज़िंदगी हेल हो जाएगी। तो एकदम खुली किताब आपको नहीं बनना है, तो इस बात का ख्याल रखना। ये आपकी कुंडली का योग है।
और उसके अलावा 11th हाउस में इनके मून मरकरी मार्स प्लेस्ड है। हालांकि मरकरी का ही दुश्मन हमारे मून जी हैं, मतलब हमारी बुद्धि का दुश्मन हमारा मन है, दोनों वहाँ पर बैठा है और मरकरी अपने सेम हाउस में बैठा है। तो आपका जो लाभ का घर है उसमें ज्ञान से आपको लाभ होगा। तो जितनी भी जो भी आपने पढ़ाई लिखाई करी है अपनी बुद्धि से, आपको लाभ जरूर होगा। आपका अपने मन के हिसाब से कुछ रिलेटेड काम करना चाहते हो तो उससे भी लाभ होगा, मतलब मदर फिगर की वजह से भी होगा, और आपको अपने भाई की वजह से भी लाभ होगा, क्योंकि वहाँ बैठे हुए ज़मीन से भी आपको फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। उसके अलावा क्या होता है कि हम लोग जो कुंडली देखते हैं, कुंडली देखने का तरीका ये होता है कि किस जातक या जातिका की क्या क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से फिर हम चीज़ों को पलटते हैं और सिर्फ उसके पर्सपेक्ट में देखा जाता है। क्योंकि ऐसे अगर आप देखना चाहोगे तो एक चीज़ के मतलब एक कुंडली का एक हाउस भी पढ़ना आप बहुत सारे तरीके से भेज सकते हो कि 12 घर हैं, 9 प्लेनेट हैं, तो कम से कम 108 बन सकते हैं और बहुत सारी प्रेडिक्शन बन सकती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये इसका कारक है, इसका कारक, इसका कारक है, तो इन सारे कारकों को कैसे जोड़ करके, और आपको सिंपली करना क्या होता है, अपने आप को उस हिसाब से अलाइन करना होता है। ये नहीं सोचना होता गलत होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना पुराने एस्ट्रोलॉजर कहेंगे गुरु चांडाली हो गया, पर मैं नहीं करती इसको। मैं इसको सिंपली बोलती आप सिक्रेटिव रहिए, आप बहुत ज़्यादा प्राणायाम करिए, अपने जुपिटर को बिल्कुल करेक्ट रहिए, अपनी सोच को बहुत अच्छा रखिए, और खास करके 8th हाउस में बैठा हुआ तो आप जितना धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, पुरानी चीज़ें, क्योंकि कि पुरानी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो उन चीज़ों का फिर बहुत बढ़िया से आप यूज़ कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और अपने सारे पत्ते आपको दुनिया के सामने नहीं खोलना है अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल रहना। तो सक्सेसफुल नहीं रहना है तब तो भाई सबके सामने बताते रहो, क्योंकि मैं ऐसे गुरु चांडाल के योग में बहुत सारे लोग को जानती हूँ जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत सिक्रेटिव हैं। वो अपने पत्ते नहीं खोलते, उनके मतलब चीज़ें हो जाती है तब दुनिया जानती है, और ये एक ट्रिक भी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हालांकि इस कुंडली में देखा तो और चीज़ हो गई, अदरवाइज़ मैंने पहले बोला था ना कि राहु का मतलब होता है जिस भी रिश्ते के साथ है वहाँ डिस्टेंस रखे। तो आपका टीचर भी होगा तो अपने टीचर से भी आपको हर बात नहीं शेयर करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही देते हैं। हालांकि इनकी कुंडली को मैं थोड़ा सा और शेयर करूँगी, इनसे पहले पूछ लूँगी और जो कुछ लगेगा फिर उसके बाद आप लोग से भी शेयर करूँगी। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं सेशन को, और आप लोग की कोई भी क्वेरी रहेगी या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लोग चाहते होंगे, हालांकि ग्रीष्म ऋतु चल रहा है तो ग्रीष्म ऋतु से रिलेटेड और भी 2 चीज़ें जो होंगी आगे मैं शेयर करती रहूँगी। एस्ट्रोलॉजी की कुछ चीज़ें शेयर करती रहूँगी, कुछ चीज़ें नेचुरोपैथी की थेरेपीज़ हैं वो मैं शेयर करूँगी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आप लोग से होती रहेगी। आज इतने पर ही विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।